तो हाय गाइज, इस इसमें अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो और मनोविज्ञान में साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, यानी कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लो इसके साथ, और बहुत अच्छे ये नोट्स हैं और रिवीजन के लिए आपके फ़ायदेमंद रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ से जाएगा नहीं बाहर, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपन जो पेडागोजी पढ़ रहे थे CDP, उसके अंदर अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर देख लिया था, और इसमें अभिवृद्धि एवं विकास में जो अंतर होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। तो ये लाइन आपने पढ़ ली थी फ्रेंड्स। तो क्या है पूरक, यानी कि अभिवृद्धि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, यानी कि अंतर। तो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि आपको तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, नौकरी तो लगना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो देखो, अभिवृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत है उसको आज अपन इस वीडियो के अंदर समाप्त करेंगे। जैसा कि अभिवृद्धि एवं विकास, जितने भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, यानी कि सिद्धांत हैं अपने शारीरिक विकास है ना, यानी कि उधर से बहुत सारे सिद्धांत है। तो बढ़ते हैं आगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कोई भी चीज़ है तो वो निरंतर चलेगी। यानी कि जैसे कि डेवलपमेंट है, विकास एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यानी कि जब शिशु गर्भावस्था के अंदर होता है ना, यानी कि गर्भावस्था में शिशु आरंभ होता है तो वो पूरे जीवन तक चलती है। ये क्या चलती है, विकास। यानी कि शिशु का गर्भावस्था के अंदर पूरे जीवन तक यह विकास चलता रहता है, यानी कि निरंतर रुकता नहीं है, धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। तो मानव जीवन विकास से ही आरंभ होता है, यानी कि मानव का जो जीवन है ना, वो विकास से ही स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। जन्म से उसमें अभिवृद्धि की शुरुआत होती है, यानी कि विकास तो गर्भाशय के अंदर भी चलता है। ठीक है, विकास क्या होगा, जब युग्मन जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने लग जाता है माँ के अंदर, तो क्या होता है, वहाँ पर विकास स्टार्ट हो जाता है। ज़रूर आपको ध्यान रखना है, और पूरे जीवन तक चलता है, यानी कि जहाँ तक बालक की आदमी की मृत्यु ना हो जाए वहाँ तक विकास चलता रहता है फ्रेंड्स। यानी कि ये निरंतरता का सिद्धांत है, ये ध्यान रखना आपको। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि किस तरह से विकास चलता है ना। तो मानव जीवन का विकास ही आरंभ होता है और जन्म से उसमें अभिवृद्धि की शुरुआत होती है। जब जन्म होता है बालक का, तो उसमें किसकी शुरुआत होगी, अभिवृद्धि की, ग्रोथ की। ज़रूर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनियमितता का सिद्धांत, यानी कि अनियमितता का सिद्धांत ये कहता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भले, पर गति अनियमित होती है। जैसा कि शेषावस्था में जब बालक शिशु रहेगा तो उसमें गति बहुत तेज होगी, ये ध्यान रखना। और बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, फिर उसके बाद में किशोरावस्था में वापस तीव्र हो जाती है। यानी कि अनियमितता, अनरेगुलर है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना कि विकास क्या है, अनियमित है। शेषावस्था में तीव्र हो जाती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, और किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। यानी कि अनियमितता का सिद्धांत, दो सिद्धांत अपने देख लिए। अब आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। ये जरूर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत किसने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कि यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है
कि जब एक ही अवस्था के विकास में अनियमितता दिखाई देती है तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती है। यानी कि मान लो कोई बच्चे हैं दो, यानी कि माँ के पेट के अंदर दो बच्चे हैं, आप जानते हो। तो उन्होंने बर्थ किया, यानी कि ये बच्चा पतला जन्म लेगा, ये मोटा लेगा, ठीक है। दोनों में अंतर है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है। अब वो बड़ा होगा तो एक तो मोटा हो गया, एक पतला रह गया, एक की आंखें धुंधली धुंधली है और दूसरे की आंखें मोटी मोटी है, तो इस तरह से ये काला हो जाता है, ये गोरा हो जाता है। यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ये वैज्ञानिक ने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। तो जब एक ही अवस्था के विकास में अनियमितता दिखाई देती है तो वो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती है। जैसे ही एक ही समय में जन्म लेने वाले दो अलग अलग बच्चों में कोई मोटा हो जाता है तो कोई पतला। तो ये ध्यान रखना है सिद्धांत। अब आता है समरूपता का सिद्धांत। देखो क्या होता है समरूपता का सिद्धांत। तो क्या होता है कि भिन्नता किसी भी कारण से हो, किंतु सभी बच्चों के विकास में एक निश्चित समरूपता पाई जाती है। क्या होता है कि समरूपता सभी में पाई जाती है, यानी कि कोई बालक ने जन्म लिया, दो बालकों ने, तो बच्चे पहले बैठेंगे, क्या होगा, पहले बैठना स्टार्ट करेंगे, पहले तो वो लुढ़केंगे, है ना। धीरे धीरे जन्म के बाद में वो बच्चे बैठना स्टार्ट करेंगे, यानी कि दोनों ही एक साथ होंगे। फिर चलना, ठीक है, फिर दौड़ना, फिर चबाना, इस तरह से मतलब वो धीरे धीरे सीखते हैं, यानी कि समरूपता का सिद्धांत है ये। यानी कि जब माँ के पेट से किसी बच्चे ने जन्म लिया है, यानी कि विकास, है ना, फिर दोनों बच्चों ने, तो उनकी एक ही प्रोसेस रहेगी, वो डायरेक्ट खड़ी नहीं हो सकते फ्रेंड्स, है ना, वो जन्म लेते ही खड़ी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से इस समरूपता के सिद्धांत में आता है। जैसे कि पहले बच्चा क्या करता है, लुढ़कता है, घुटने चलता है, फिर बैठने लग जाता है ना, घुटने धीरे धीरे, फिर खड़ा होने लग जाता है, फिर चलना स्टार्ट कर देता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये है समरूपता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत में समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखो ये इन्होंने दिया, एक हरलोक नाम की महिला थी, उन्होंने ये सिद्धांत दिया फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही हो जाता है। जैसे कि माता का आदमी का बच्चा आदमी बनता है, ठीक है, यानी कि कुत्ता नहीं बनेगा वो। क्या होगा, जैसे कि मान लो गाय का बछड़ा है, ठीक है, तो वो आदमी का थोड़ी रहेगा, आदमी की तरह शक्ल थोड़ी आएगी, वो गाय के बच्चे की तरह ही आएगी। ये जरूर ध्यान रखना, यानी कि प्रतिमान क्या है उसका, समान, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक थे हरलोक, जो महिला मनोवैज्ञानिक थी हरलोक नाम की, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। यानी कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है। यानी कि गधे के सिर पर सींग नहीं होते हैं, यानी कि कभी भी गधे जो होता है गधा, उसके ऊपर सींग नहीं आते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं। निश्चित दिशा का सिद्धांत। यानी कि एक दिशा होती है, जैसा कि मान लो बालक का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, और वह दो दिशा होती है, सिर से पैर। यानी कि एक दिशा होती है, ये सिर है, सिर से पैर, है ना, और एक दिशा होती है केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मनोवैज्ञानिक ने दिया। इसका दो दिशा है, एक तो मस्तिष्क दो मुखी सिद्धांत और एक निकट दूर सिद्धांत। यानी कि निकट दूर सिद्धांत है केंद्र से परिधि की दूर, और सिर से पैर की ओर का था मस्तिष्क दो मुखी सिद्धांत, ध्यान रखना। तो सेफेलोपोडल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सेफेलोपोडल बोलते हैं सिर से पैर, है ना, और प्रोक्सिमो डिजिटल बोलते हैं केंद्र से परिधि। यानी कि ये केंद्र है और इससे परिधि की ओर ये सिद्धांत, और ये सिर से पैर की ओर। तो एक दिशा है, ये क्या है, दिशा, उसी का ये सिद्धांत है कि बालक का जो विकास हो रहा है ना, एक निश्चित दिशा में होता है। यानी कि दिशा कौन सी है कि सिर से पैर की ओर, और एक केंद्र से परिधि की ओर। ये जरूर ध्यान रखना आपको।
यानी कि पहले ना सिर का निर्माण होता है। ठीक है, अब माँ के पेट में गर्भाशय के अंदर पहले धड़ का निर्माण होता है, सिर का, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पैरों का, है ना, ध्यान रखना। और एक पहले केंद्र का विकास होता है सेंट्रल में, जैसे कि मान लो कोशिका है तो कोशिका केंद्र में होती है, वो धीरे धीरे परिधि की ओर जन्म लेती है, तो उसको बोलते हैं केंद्र से परिधि की ओर, और सिपेलोकोडल को बोलते हैं सिर से पैर की ओर। तो ये छठा वाला संविधान खत्म होता है। आगे देखते हैं इसको विस्तृत रूप से। सिपेलोकोडल, इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि ये बालक है, इसका विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और यह विचारधारा मान्य है, यानी कि विचारधारा भी वैज्ञानिकों ने ये मान्य की है फ्रेंड्स। प्रॉक्सिमो डिजिटल की बात करते हैं। इसके अनुसार बालक का विकास हृदय से, स्नायुमंडल से और सिर और फिर पैर की ओर होता है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रॉक्सिमो डिजिटल का, कि जैसे कि मान लो हृदय है एक, है ना, हृदय से, स्नायुमंडल से, सिर और फिर पैर की ओर होता है। तो ये सिद्धांत, ये विकास ये दर्शाता है कि हृदय से, स्नायुमंडल से और सिर और फिर पैर की ओर विकास होता है। तो ध्यान रखना, पहले सिर, हृदय का, है ना, हार्ट का, फिर होता है स्नायुमंडल का, फिर इसके बाद में सिर का, फिर उसके बाद में पैर का। तो ये सिद्धांत इसमें लागू होता है। अब आता है एकीकृत अथवा एकीकरण विकास का सिद्धांत। ये भी महिला ने दिया, हरलोक नाम की ने। तो यानी कि एक साथ एकीकृत होकर अपने अपने निश्चित अनुपात में विकास करते हैं। तो शरीर के सभी अंग क्या होंगे, ऑर्गन, के अपने अपने निश्चित अनुपात में विकास करते हैं फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखना। शरीर का कोई भी अंग अपना स्वतंत्र विकास नहीं करता है। कभी भी शरीर का कोई सा भी अंग, है ना, अलग से विकास नहीं करेगा। यदि बालक के हाथ के में विकास होगा, साथ साथ पैर में भी होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि एकीकृत या एकीकरण विकास का सिद्धांत, यानी कि जैसे कि मान लो हाथ में विकास हुआ, यानी कि हाथ की लंबाई बढ़ रही, तो साथ साथ पैर की भी बढ़ेगी, है ना, और साथ साथ दांत भी आएंगे, साथ साथ ब्रेन, मस्तिष्क, इच्छा शक्ति, जागृत, सब चीज़ें धीरे धीरे ही होगी, एकीकृत होगी, मतलब ये जरूर ध्यान रखना। तो निश्चित अनुपात में विकास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, किंतु दोनों का निश्चित अपना अनुपात होता है। सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, बालक के शारीरिक अंगों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि बालक के जितने भी अंग हैं ना, उनका क्या होगा, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। शरीर के सभी अंग पहले सामान्य रूप से विकास करते हैं, फिर उसमें विशिष्ट गुण उत्पन्न करते हैं और उनका पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि पहले क्या करेंगे, सामान्य विकास होगा शरीर का, या शरीर के अंगों का सामान्य विकास होगा, उसके बाद में ही विशिष्ट अंगों का विकास होगा। ठीक है, जैसा कि पहले क्या करता है बालक, जैसे कि मान लो बालक ने जन्म लिया, वो क्या करेगा, पहले पूरे पैर का संचालन करता है, फिर घुटनों का, फिर टखनों का, फिर अंगुलियों का, फिर वो सीखता है चलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब पूरे पैर को हिलाना सीख जाता है। तो इस तरह से ये सिद्धांत लागू होता है। यानी कि क्या करता है, जन्म के बाद बालक पहले क्या होता है कि पूरे पैर का ही, जैसे कि मान लो हाथ है, पूरे हाथ को ही हिलाएगा, वो उंगलियों को नहीं हिलाएगा, पहले पूरे हाथ को हिलाएगा, फिर उसके धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएगा, फिर उस हाथ को भी टेढ़ा करेगा, ऐसे पैर को पहले, फिर पूरे पैर को, फिर धीरे धीरे पैर को घुमाएगा। इस तरह से एक सामान्य से विशिष्ट अंगों का विकास होता है इसमें। एक होता है वर्तुलाकार, इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वर्तुलाकार या चक्राकार या स्प्रिंग नुमा का सिद्धांत। ये किसने दिया, हरलोक ने, ये भी हरलोक ने दिया। बढ़ते हैं आगे, कि जैसा कि मान लो कोई आदमी है, कोई बच्चा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका दो तरीके से विकास होगा। ठीक है, एक तो चौड़ाई में और एक लंबाई में। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जो चौड़ाई में स्प्रिंग की तरह उसका विकास होता है। ठीक है,
जैसे कि मध्य संधिकाल ये बाल्यावस्था में होगा, मध्य संधिकाल किस में होगा, बाल्यावस्था में, है ना। वय संधिकाल किशोरावस्था में होगा और उत्तर संधिकाल किस में होगा, प्रौढ़ावस्था में यानी कि वृद्धावस्था के अंदर। उत्तर संधिकाल होगा वृद्धावस्था के अंदर और किशोरावस्था के अंदर होगा वय संधिकाल और मध्य संधिकाल होगा बाल्यावस्था के अंदर, यानी कि जीवन का सबसे दुख का काल है फ्रेंड्स। कौन सा काल, किशोरावस्था का, ध्यान रखना। तो ये लंबाई और चौड़ाई में यानी एक स्प्रिंग की तरह वर्तुलाकार होता है ये, है ना। यानी कि जब बालक बड़ा होगा तो उसकी क्या है कि वृद्धि, एक तो लंबाई में वृद्धि होगी और एक साथ साथ ही चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। तो साथ साथ एक निश्चित अनुपात में ही चलता है ये। जैसे कि मान लो बालक है, एक लंबाई में भी एक चौड़ाई में भी, तो दोनों में ही वृद्धि होगी। और ये क्या होता है, ये जो संधिकाल है ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा, उसको बोलते हैं एक चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा तो संधिकाल के माध्यम से प्रवेश होगा। तो ये जो संधिकाल है उसके माध्यम से ही प्रवेश होगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किन्होंने दिया, स्किनर साहब ने। स्किनर ने किसका प्रयोग किया था, आप जानते हो, बताना कमेंट्स बॉक्स में, है ना। तो विकास वुडवर्थ ने। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणों को क्या बोलते हैं, विकास। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार प्लस लगा के देता है वो, कई बार माइनस, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इंटू होना चाहिए। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, विकास। ये अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। मानव का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रियाओं का प्रतिफल है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक पास्कर ने यह सिद्धांत किया कि बालक ने विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का अनुपात 90:10 या 9:1 होता है। यानी कि वंशानुक्रम का सिद्धांत है 90 और वातावरण का है 10, यानी कि इसको काटोगे 0 का 0 तो 9:1 आता है। तो क्वेश्चन ये है कि वंशानुक्रम का अनुपात कितना है, 9, और वातावरण का है 1, यानी कि सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम का है। तो ध्यान रखना कि वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कौन सा है, स्किनर का। और ये मानव का विकास किससे होता है, वंशानुक्रम में वातावरण दोनों की अंतःक्रियाओं से ही होता है। और अनुपात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था यहाँ तक अपने सारे सिद्धांत वृद्धि अभिवृद्धि के सारे सिद्धांत समाप्त होते हैं। 10 सिद्धांत यहाँ से, वर्तुलाकार, चक्राकार, स्प्रिंगनुमा सिद्धांत जरूर ध्यान रखना। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं वर्तुलाकार, चक्राकार और स्प्रिंगनुमा। इसको बोलते हैं सामान्य एवं विशिष्ट अंगों का सिद्धांत, और इसे बोलते हैं एकीकृत अथवा एकीकरण विकास का सिद्धांत, और इसको बोलते हैं निश्चित दिशा का सिद्धांत और मस्तिष्कोद्यमी का सिद्धांत या निकट दूर का सिद्धांत। 5वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत, किसने दिया, हरलोग महिला ने। और समरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और अनियमितता का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो ये थे अभिवृद्धि एवं विकास के सारे सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, तो भी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये अंतर था ऊपर पिछली वीडियो में पढ़ा दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मैं प्ले लिस्ट में मैंने सारी वीडियो डाल रखी, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।